नंदू अपनी माँ के साथ एक छोटे से घर में रहता था। उसकी माँ गांव के ठाकुर के घर बर्तन धोती थी। उसी से उन दोनों का खर्च चलता था। कभी कभी माँ के साथ वो भी ठाकुर के घर चला जाता था। ठाकुर साहब के पास बहुत से जानवर थे, लेकिन नंदू को उनकी बकरी से बहुत लगाव था। वो अक्सर बकरी के साथ बातें करता रहता था। एक दिन ठाकुर साहब ने उसे बकरी से बातें करते हुए देख लिया। अरे नंदू की माँ, अपने लड़के को स्कूल नहीं भेजती क्या? ठाकुर साहब, हम गरीब लोग 2 वक्त की रोटी खा ले वही बहुत है। कभी कभी तो भूखे पेट ही सोना पड़ता है। स्कूल कहाँ से भेजे? एक काम करो, इसको सुबह हमारे पास भेज दिया करो। हमारे गाय भैंस और बकरियां ही चरा लिया करेगा। उसको 5 रुपए दे दूंगा। उन्हीं पैसों से उसको पढ़ा लेना। ठाकुर साहब, ये तो बहुत बढ़िया होगा। मैं कल से ही उसे भेज दूंगी ठाकुर साहब। दूसरे दिन सुबह सुबह ही नंदू ठाकुर साहब के यहाँ पहुँच गया और गाय भैंस एवं 2 बकरियों को लेकर जंगल में चराने चला गया। जंगल में उसे दूर चरवाहों के साथ मिलकर बड़ा मजा आता। पेड़ के नीचे लेटकर अपनी बांसुरी बजाता रहता। कुछ समय बीत गया था। अब वो गांव के ही स्कूल में पढ़ने भी जाने लगा था। इस बात को 2 साल बीत गए थे। एक दिन जब वो जानवरों को चरा रहा था तो उसने देखा कि एक बकरी लंगड़ाकर चल रही है और करहा भी रही है। क्या हुआ तुमको? क्या तुम्हें चलने में तकलीफ हो रही है? उसने देखा कि बकरी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। उसने बकरी को पास ही पड़े ठेले पर लिटा दिया और ठेले को खींचकर घर ले गया। अरे ये क्या हुआ? ठाकुर साहब, ये तो चल ही नहीं पा रही है। इसके पैर में दर्द है शायद। ये तो तुम्हारी माँ की बकरी है। एक बार जब तुम्हारे पिता बीमार थे, तब तुम्हारी माँ ने इस बकरी के बदले मुझसे 100 रुपए लिए थे। 100 रुपए? चलो चलकर देखो उसे। ठाकुर साहब नंदू के साथ ठेले के पास गए तो बकरी इंसानों की तरह करहा रही थी। उसके शरीर से पसीने निकल रहे थे। लगता है अब ये मरने वाली है, और इससे पहले कि ये मर जाए इसे कसाई को बेच देता हूँ। कुछ पैसा तो हो ही जाएगा। नंदू को ठाकुर साहब की बात बहुत बुरी लगी। वो आंखों में आंसू भरे बकरी के पास गया। बकरी रानी, ठाकुर साहब तो तुम्हें कसाई के हाथ बेचना चाहते हैं। मैं कैसे तुम्हें बचाऊं? नंदू, तुम्हारी माँ ने और तुमने मेरी बहुत अच्छी तरह से देखभाल की है। मैं तुम लोगों से बहुत खुश हूँ। किसी तरह मुझे अपने घर ले चलो। पहले मैं माँ से पूछ कर आता हूँ। उसके बाद थोड़े बहुत भी पैसे होंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। तुम चिंता मत करो। नंदू भागा भागा घर गया। माँ, तूने ठाकुर साहब से 100 रुपए लिए थे। तुझे किसने बताया? ठाकुर साहब ने बताया। उसके बदले अपनी बकरी भी तो दी थी, जिसको अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसी का दूध पीकर तो बड़ा हुआ है। वो बकरी बीमार हो गई है माँ। ठाकुर साहब कहते हैं कि उसे कसाई को बेच देंगे। किसी तरह उसको छुड़ाना होगा। नहीं नहीं, उसे कसाई के हाथ में मत जाने देना। मेरे पास तो सिर्फ 10 रुपए है। यही देकर अगर ठाकुर साहब हमारी बकरी वापस दे दे तो कल चलकर ले आते हैं। उस रात नंदू सोया तो उसके सपने में वही बकरी आई। नंदू, मुझे बचा लो। मैं जीवन भर तुम्हारा उपकार मानूंगी। दूसरे दिन दोनों जब ठाकुर साहब के घर गए तो वहां उन्होंने कसाई को बुला रखा था। ठाकुर साहब, अब तक मैं आपके काम में लगभग 60 रुपए कटवा चुकी हूँ। सिर्फ 40 रुपए बचे हैं। ये लीजिए, मैं 10 रुपए और दे रही हूँ। मेरी बकरी मुझे वापस कर दीजिए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? भले तुमने इतने वर्षों से 60 रुपए कटा दिया, पर अब 100 रुपए का सूद भी तो लगता है। अभी तक तो सिर्फ तुम्हारी 20 रुपए ही कटे हैं। 80 रुपए दो, तभी बकरी तुम्हारी हो सकती है। ठाकुर साहब, मैं जब तक आपके यहाँ काम करूँगा उधार चुकता करता रहूँगा, पर आज ये बकरी मुझे दे दीजिए। आखिर इस बीमार बकरी से तुम्हें इतना मोह क्यों है? बस मैं बचपन में इसी का दूध पिया है। इसी के साथ खेल कर बड़ा हुआ हूँ। ये मेरी माँ की बकरी है। आप इसे किसी तरह हमें दे दीजिए। ठाकुर साहब को उस पर तरस आ गया। उसने उसे बकरी दे दी। ठीक है, ले जाओ, पर याद रखना पैसे तुम दोनों को ही चुकाना होगा। जी जी ठाकुर साहब।
बकरी लेकर वो दोनों घर आ गए। माँ, इसके पैर में दर्द है। हाँ, मैं इसके पैर पर हल्दी और प्याज बांध देती हूँ, इसे आराम आ जाएगा। हल्दी और प्याज बांधते ही बकरी को सचमुच आराम मिला और वो सो गई। नंदू उसके पास ही बैठा रहा, उसको सहलाता रहा। थोड़ी देर बाद जब उसके स्कूल का समय हुआ तो बकरी रानी, अब तुम अपनी घास खाकर आराम से घर में सो जाओ। मैं स्कूल से आऊंगा, तब तक बिल्कुल ठीक हो जाना। स्कूल से आकर हम लोग खेलेंगे। नंदू स्कूल गया, पर स्कूल में भी उसका मन नहीं लगा। जब घर आया तो देखा बकरी के आगे रखी हुई घास उसने छुई भी नहीं थी। माँ, बकरी ने घास नहीं खाई क्या? लगता है अभी भी उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तुम चिंता मत करो, वैद्य जी आए थे, उन्होंने कहा कि कल तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नंदू और उसकी माँ बकरी के पास ही बैठे रहे। उसके पैरों में एक बार फिर हल्दी और प्याज बांध दिया। आधी रात बीत गई थी। नंदू अपनी चारपाई पर माँ के साथ ही लिटा हुआ था। बकरी आंगन में बंधी थी। नंदू उसकी तरफ देखते देखते ही सो गया। अचानक उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। कौन है? कौन है? उसकी माँ भी उठ गई। दोनों ने भागकर देखा तो कसाई उनकी दीवार फांदकर भाग रहा था। माँ, यहाँ क्यों आया था? बकरी चुराने के लिए आया होगा। माँ, हम बकरी के पास सोएंगे। सारी रात दोनों बकरी के पास बैठे रहे। सुबह होते ही बकरी ने घास खा ली और मैं करने लगी। माँ, अब ये ठीक है। उसकी माँ ने उसकी रस्सी खोल दिया। बकरी पूरे आंगन में दौड़ने लगी। ले नंदू, अब ये बिल्कुल ठीक हो गई। माँ, मैं इसे घुमा कर लाऊं? नहीं, इसको आंगन में ही रहने दो। बाहर जाएगी तो क्या पता कसाई आकर छीन ले जाए। तुम जाकर ठाकुर साहब के जानवर चरा लाओ, मैं भी काम पर जाती हूँ। दोनों जब अपने काम से वापस आए तो माँ, जल्दी आओ, ये देखो, बकरी के पास 5 सोने के सिक्के पड़े हैं। क्या? माँ ने आकर देखा तो वहाँ सचमुच 5 सोने के सिक्के पड़े थे। ये क्या बकरी रानी, तुमने तो हमारी किस्मत ही बदल दी। माँ, अब मुझे भी बोलने दो। अगर तुम लोग मुझे ठाकुर साहब के यहाँ से लेकर ना आते तो अब तक मेरा काम तमाम हो गया होता। इसलिए अब से तुम्हें रोज इतने ही सिक्के मिलेंगे, पर इस बारे में किसी को कुछ मत कहना। नंदू और उसकी माँ बहुत खुश हुए। धीरे धीरे उनकी माली हालत सुधर गई। सिक्के बेचकर बहुत पैसे हो गए। ठाकुर साहब का सारा उधार चुक गया। इतना पैसा कहाँ से आ गया तुम लोगों के पास? ठाकुर साहब, अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है, मेहनत मजदूरी करता है। ठाकुर साहब को उसकी बात गले नहीं उतरी। कई दिनों तक ताक झांक लगाकर उन्हें बकरी के जादुई होने का पता चल ही गया। एक दिन शाम को जैसे ही अंधेरा हुआ, ठाकुर साहब नंदू के घर में घुसकर कोने में बैठ गए। माँ, जल्दी खाना दो, बड़ी भूख लगी है। दोनों ने जल्दी खाना खा लिया और सोने चले गए। आधी रात को ठाकुर साहब ने बकरी खोली और धीरे से दरवाजा खोला और बाहर निकल आए। बाहर निकलते ही चोर चोर, देखो गांव वालों, ठाकुर साहब चोर है। बकरी को बोलते हुए सुनकर ठाकुर साहब मारे घबराहट के जमीन पर ही गिर गए। माथे से खून निकलने लगा। अरे ये बकरी नहीं है, चुड़ैल है। देखो कैसी पटर पटर बोल रही है। बकरी को पकड़कर घर के अंदर ले जा नंदू। गांव वालों, ठाकुर साहब ने घर में घुसकर हमारी बकरी चुराने की हिम्मत की है। गांव भर में शोर मच गया। सबने ठाकुर साहब की खूब पिटाई की। नंदू और उसकी माँ बकरी को लेकर शहर चले गए। जादुई बकरी ने उनकी जिंदगी बदल दी। गोपी नाम का एक आदमी था। गोपी के गांव में एक जादुई नदी थी। लोगों का कहना था जादुई नदी सभी लोगों की इच्छाएं पूरी करती है। यही सुनकर गोपी भी जादुई नदी की ओर निकल पड़ा। बहुत ढूंढने पर भी उसे जादुई नदी नहीं मिली। पता नहीं जादुई नदी कहाँ है। दूर दूर तक तो मुझे कोई भी नदी नहीं दिख रही। थक कर गोपी वापस अपने घर जाता है और अगले दिन गांव का एक आदमी जिसका नाम छगन था उससे बात करता है। भाई लोग कहते हैं जादुई नदी है हमारे गांव में, और उस जादुई नदी से जो मांगो वो मिलता है। मगर कल जब मैं जादुई नदी ढूंढने गया तो मुझे कोई जादुई नदी नहीं मिली। अरे गोपू,
तू भी क्या गांव वालों की बात में आता है। ये सब झूठ है, किसी ने अफवाह फैला दी है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। ओहो, तो ऐसी बात है। मैं भी पागल ही हूँ, जादुई नदी ढूंढने निकल पड़ा। अच्छा चल, अब तूने बता दिया है तो मैं वापस कभी जादुई नदी ढूंढने नहीं जाऊंगा। गोपी जादुई नदी के बारे में भूल जाता है और अपने काम में लग जाता है। जंगल में लकड़ियां काटने आता है और लकड़ी काटकर गांव में बेचने लगता है। जहां बैठकर गोपी लकड़ी बेच रहा था, वहीं एक आदमी आता है। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम गोपी है। बोलिए क्या बात है? यहाँ से थोड़ी दूर पर मेरा एक छोटा सा दुकान है, तुम्हें वहीं लकड़ियाँ पहुँचाना है। क्या तुम ये काम कर पाओगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जरूर लकड़ियाँ पहुँचा दूंगा। अगले दिन गोपी ढेर सारी लकड़ियां काटता है और उस आदमी के बताए रास्ते पर जाने लगता है। थोड़ी दूर आगे जाने पर गोपी को एक छोटा सा दुकान दिख जाता है। दुकान के आसपास बहुत भीड़ भाड़ दिखती है। अरे वाह, तुम आ गए, चलो अच्छा है, सही समय पर आए हो। आज मेरे दुकान का पहला दिन है, इसीलिए पूजा है और कई लोगों को खाने पर बुलाया है। आज लकड़ी बहुत लगने वाली है। जी आप मेरे पैसे दे दीजिए, मैं चलता हूँ। नहीं नहीं, इतनी भी क्या जल्दी है, अब आ ही गए हो तो क्यों ना खाना खाकर ही जाओ। गोपी रुक जाता है। पूजा खत्म होते और खाना खाते गोपी को बहुत देरी हो जाती है। अंधेरा भी हो चुका था। वो वहां से निकल जाता है और घर आने लगता है। तभी रास्ते में उसे पानी की आवाज आती है। आवाज ऐसी थी मानो आसपास कोई झरना हो। गोपी उस आवाज का पीछा करते करते एक जगह पर पहुंच जाता है। वहां बहुत रफ्तार में एक जगह से पानी गिर रहा था। वाह, ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। आज तक कभी मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। तभी अचानक वो पानी गिरते गिरते एक नदी में बदल जाता है। ये देख गोपी हैरान रह जाता है। अरे ये तो नदी में बदल गया, चमत्कार हो गया। वो नदी गोपी को कहता है, कौन हो तुम और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, पानी की आवाज आई तो मैं यहाँ तक आ गया इसे देखने। मैं जादुई नदी हूँ, मैं सभी को दिखाई नहीं देती। जब मेरा मन करता है तभी मैं आती हूँ। अच्छा, तो आप ही हो जादुई नदी जिसकी बातें गांव वाले करते हैं? हाँ, बहुत सालों पहले मैं सभी को दिखाई देती थी, मगर अब मैं सभी को दिखाई नहीं देती। तुम दिल के अच्छे लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें दिखाई दे रही हूँ। गांव वाले कहते हैं आप सभी की इच्छा पूरी करते हैं, क्या आप मेरी इच्छा पूरी कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगी। बताओ क्या चाहिए? मुझे पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है, इसीलिए मैं ढेर सारा धन चाहता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हें ढेर सारा धन दूँ, एक दिन नहीं हर रोज दूंगी। मगर ये बताओ, क्या तुम उस धन से गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करोगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर मेरे पास धन आ जाएगा तो मैं सबकी मदद करूँगा। अच्छा ठीक है, तुम नदी के अंदर आ जाओ और जितना धन चाहिए उतना धन लेकर जाओ। गोपी नदी के अंदर जाता है और ढेर सारा धन निकालकर एक बोरे में रख लेता है और उसे लेकर बाहर आता है। तुम जब चाहो तब जादुई नदी में आ सकते हो, मगर उसके लिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताती हूँ। तुम यहाँ आकर जब वो मंत्र पढ़ोगे तभी मैं तुम्हारे सामने आऊंगी। अगर ये मंत्र तुमने किसी के सामने बोल दिया तो उसी वक्त तुम ये मंत्र भूल जाओगे और सामने वाले आदमी को ये मंत्र याद हो जाएगा। तुम कितना भी चाहो मंत्र नहीं याद कर पाओगे। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जादुई नदी से धन पाकर गोपी बहुत अमीर बन जाता है और साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करता है। ये सब जादुई नदी की जादू से ही संभव हो पाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी कुछ हफ्तों बाद वापस जादुई नदी के पास जाता है और वही मंत्र पढ़ता है जो जादुई नदी ने बताया था। मंत्र पढ़ते ही जादुई नदी गोपी के सामने आ जाती है। गोपी जादुई नदी के अंदर जाता है और धन लेकर वापस घर आ जाता है। छगन हर रोज गोपी पर नजर रखने लगता था। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था
गोपी इतनी जल्दी इतना अमीर कैसे हो गया। एक दिन छगन गोपी को धन लेकर आते देख लेता है। अरे ये आखिर इतना धन लेकर आता कहाँ से है? पता तो करना ही पड़ेगा, मगर इतनी आसानी से तो ये कुछ भी नहीं बताने वाला। छगन अगले दिन गोपी के घर आता है। भाई चल, बहुत दिन हो गए, हमने साथ मिलकर कुछ खाया पिया नहीं है। अच्छा चल। छगन गोपी को अपने घर लेकर आता है और खाने में नशा मिला देता है। गोपी नशे में आ चुका था, उसके खुद का होश भी नहीं था। यही सही समय है इससे सच्चाई निकलवाने का। अरे ये सब तो जादुई नदी का कमाल है। अरे वाह भाई, मुझे भी बता, जादुई नदी कहाँ है? मैं भी जाऊंगा। नहीं नहीं, तू नहीं जा सकता, क्योंकि वो नदी सबके बोलने पर नहीं आती। मेरे पास एक मंत्र है और उसी मंत्र के सहारे वो जादुई नदी मेरे पास आती है। भाई मुझे भी बता, वो मंत्र क्या है? गोपी वो मंत्र बोल देता है। जैसे ही वो मंत्र बोलता है, छगन को वो मंत्र याद हो जाता है। अगले दिन जब गोपी को होश आया, उसे कुछ भी याद नहीं था। छगन वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी से धन लेकर चला जाता है। जब गोपी जादुई नदी के पास आता है तो उसे मंत्र याद ही नहीं आता है। अरे मैं वो मंत्र भूल कैसे गया? मुझे तो कुछ भी याद नहीं आ रहा है। इसका मतलब जरूर किसी ने मुझसे वो मंत्र निकलवाया है और अब वो मंत्र को जानता है, मगर मैं नहीं। गोपी बहुत रोने लगता है और वहाँ से चला जाता है। गोपी देखता है छगन हर रोज नई नई चीजें खरीद रहा। ये देख उसे छगन पर शक होता है। वो छगन का पीछा करता है तो उसे सारी सच्चाई का पता चल जाता है। अच्छा, तो ये सब छगन का काम है। लगता है उस दिन खाना खिलाने के बहाने उसने ये सब किया। अब मैं उसके साथ भी ऐसा ही करूंगा। गोपी चुपके से छगन के घर में घुस जाता है और उसके बनाए खाने में नशा मिला देता है। जब छगन खाना खा लेता है, तब गोपी उसके पास आता है। बता भाई, नशा मिलाकर तूने मुझसे मंत्र निकलवा लिया था ना? अरे हाँ भाई, तुझे कैसे पता चला? ये बता, कौन सा मंत्र मैंने बोला था? छगन मंत्र बोल देता है और अब वो मंत्र गोपी को याद हो जाता है और छगन वो मंत्र भूल जाता है। अगले दिन गोपी वो मंत्र पढ़कर जादुई नदी को बुलाता है और जादुई नदी को सारी बातें बताता है। वही मैं सोच रही थी, तुमने उसे मंत्र कैसे बता दिया? अच्छा रुको, मैं कुछ करती हूँ। जादुई नदी गोपी को एक ऐसा मंत्र बताती है जो गोपी कभी न भूल पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपी छगन के पास जाकर सारी बातें बताता है। भाई माफ कर दे मुझे। नहीं छगन, अब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे आसपास भी कभी मत आना, और अब तू चाहकर भी मुझसे वो मंत्र नहीं चुरा सकता। इतना कहकर गोपी वहाँ से चला जाता है और कभी वापस छगन से नहीं मिलता है। गरीबों की मदद करके खुशी खुशी रहने लगता है। बहुत समय पहले एक विशाल पेड़ हुआ करता था। उस पेड़ के नीचे बहुत बड़े बड़े महापुरुष और ऋषि बैठकर साधना किया करते थे। उसके बाद उस पेड़ के पास अपने सभी सामान दबाकर चले जाते थे। कई सालों बाद वहाँ लोगों का आना जाना शुरू हो जाता है। लोग उसके आसपास झोपड़ी बनाकर रहने लगते हैं। सभी उस पेड़ के नीचे आकर बैठा भी करते थे। उस पेड़ के पास एक मोहन नाम का आदमी आता है। उसे ऐसा लगता है जैसे पेड़ के आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। गांव वालों, मुझे लगता है पेड़ के पास एक बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है। अगर एक बार ये शक्ति बाहर आ गई तो हम सभी बच नहीं पाएंगे। गांव वाले मोहन की बात सुनकर बहुत डर जाते हैं। अरे मोहन, ये तू कैसी बातें कर रहा है? हम इस पेड़ को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। भाइयों, मेरी बात मानो, इस पेड़ से दूर रहना ही अच्छा है। मैं तो कहता हूँ इस पेड़ से कई किलोमीटर की दूरी बना लेना हम लोगों के लिए अच्छा होगा। अगर ये शक्ति फटेगी तो सबका विनाश हो जाएगा। मोहन बहुत ज्ञानी था, इसलिए सभी उसकी बात मानने की सोचते हैं और उस पर के आसपास से अपनी झोपड़ी हटा लेते हैं और उस पेड़ से सभी दूर हो जाते हैं।
कोई भी उस पेड़ के पास नहीं जाया करता था। उस पेड़ से सभी दूर रहने लगते हैं। सालों बीत जाते हैं मगर कोई उस पेड़ के पास नहीं जाता है। गांव में गोपाल नाम का आदमी था। वो भी उस पेड़ के बारे में सुनता है। ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे सभी डर रहे हैं? क्या सच में उस पेड़ की वजह से हमें नुकसान हो सकता है? वो वहां जाने की सोचता है मगर गांव वाले उसे वहां जाने से मना करते हैं। वो मान जाता है लेकिन एक दिन गोपाल उसे पेड़ के पास वाले रास्ते से जा रहा था। तभी उसे पेड़ की याद आती है। वो सोचता है, क्यों ना एक बार उस पेड़ को देख कर आऊं? आज तक तो कभी नहीं देखा। गोपाल डरता हुआ उस पेड़ के पास आता है। चारों ओर सन्नाटा था। कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस कुछ जानवरों की आवाज आ रही थी। क्या सच में ये पेड़ लोगों को नुकसान पहुंचाएगा? उस पेड़ पर फल लगे हुए थे। गोपाल वो पेड़ के फल तोड़कर खाने लगता है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, नहीं, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। पेड़ को बोलता देख गोपाल हैरान रह जाता है। क्या तुम बोल सकते हो? हाँ, मैं जादुई पेड़ हूँ। सालों पहले कई महापुरुष और ऋषि यहाँ आकर बैठा करते थे और मैं उन्हें वो सब देता था जो उनकी जरूरत होती थी। गांव वाले कहते हैं आपके आसपास कुछ ऐसी शक्ति है जिससे सबका नुकसान हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं मानता हूँ मेरे आसपास बहुत ही शक्तिशाली शक्ति है, लेकिन जितने भी महापुरुष यहाँ तप करते थे वो अपना सारा सामान यहीं दबाकर चले जाते थे। उनके सभी सामान बहुत शक्तिशाली हैं। मैं तो कब से यहाँ आना चाह रहा था आपको देखने, इसीलिए मैं यहाँ तक आ पहुँचा। बताओ बच्चे, तुम्हारी क्या इच्छा है? तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूँगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, लेकिन क्या तुम मेरी एक मदद करोगे? जी बताइए। कृपया तुम मेरे आसपास के जमीन खोदना शुरू कर दो और तुम्हें जो भी मिले उन सभी सामान को पास वाली नदी में बहा दो। जितने भी महापुरुष और ऋषि हैं उन सभी की आत्मा को शांति मिलेगी। जी मैं अभी करता हूँ। गोपाल आसपास की जमीन खोदना शुरू कर देता है और सारा सामान निकालता है और उन्हें पास वाली नदी में बहा देता है। फिर पेड़ के पास आता है। जी मैंने आपका काम कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ये लो तुम्हारे लिए सोने के सिक्के, इसे लेते जाओ और जब कभी भी तुम्हें कुछ चाहिए होगा मेरे पास जरूर आना। मैं वो चीज तुम्हें जरूर दूंगा, मगर कृपया करके मेरे बारे में किसी को कुछ भी मत बताना। जी ठीक है, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। एक दिन गोपाल जादुई पेड़ से कुछ मांगने आता है तो देखता है जादुई पेड़ पत्थर बन चुका है और उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है। ये देख गोपाल बहुत परेशान हो जाता है। ये अचानक जादुई पेड़ को क्या हो गया? अभी कुछ दिन पहले तो मैं यहाँ आया था, तब तो ये बिल्कुल सही था। गोपाल जादुई पेड़ से पूछता है, जादुई पेड़, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? कुछ बोलो तो सही। मुझे एक जूता चाहिए, कृपया मुझे एक जूता दे दो। जादुई पेड़ कुछ भी नहीं बोलता है। गोपाल पानी लेकर आता है और जादुई पेड़ पर छिड़कता है। जादुई पेड़, अब तो कुछ बोलो। बार बार कहने पर भी जादुई पेड़ कोई जवाब नहीं देता है तो गोपाल वहीं बैठकर जोर जोर से रोने लगता है। कितने निर्दयी हो गए हो तुम, अब भी मुझ पर दया नहीं आ रही है। कुछ तो बोलो। जब तक तुम कुछ नहीं बोलोगे मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। गोपाल वहीं बैठा कई घंटों तक बैठा रहता है। तब गोपाल को धीमी धीमी कुछ आवाजें सुनाई देती है। गोपाल, यहाँ मत बैठो, कोई फायदा नहीं। अब मैं जादुई पेड़ नहीं रहा। अब मैं वापस कभी पहले जैसा नहीं हो पाऊंगा। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं ज्यादा बात कर सकूं। मगर मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? जो सामान मैंने तुमसे उस नदी में डालने को कहा था वो सभी बहुत शक्तिशाली सामान थे। महापुरुष और ऋषियों ने मुझसे कहा था ये कभी किसी के हाथ नहीं लगने चाहिए। हाँ, तो वो किसी के हाथ नहीं लगा। मैंने उसे नदी में डाल दिया था, वो बह गया था पानी के साथ। नहीं गोपाल, मुझे नहीं पता था उस नदी में कई सालों से राक्षस
उन्हीं चीजों के इंतजार में बैठा था। जैसे ही तुम उसे नदी में डालकर गए, उस राक्षस ने उसे ले लिया और बहुत शक्तिशाली बन गया। इसमें तुम्हारी क्या गलती? उन लोगों ने कहा था अगर वो सामान किसी बुरे हाथ में लगा तो उसके कुछ हफ्ते बाद ही मेरी सारी शक्तियां चली जाएगी और मैं मुरझा जाऊंगा। ये सुन गोपाल बहुत दुखी हो जाता है। क्या कुछ हो नहीं सकता जिससे तुम पहले जैसा हो जाओ? उस राक्षस को मारना होगा जो उस नदी में अभी भी बैठा है, मगर ये आसान नहीं। तुम मुझे ये बताओ मैं कैसे उसका अंत कर सकता हूँ? आज से ठीक 5 दिन बाद मेरे पास आना और मेरे पास वाली जमीन खोदना। वहां तुम्हें एक तलवार दिखेगा, उसी तलवार से तुम्हें उसे खत्म करना होगा। वो बाहर कैसे आएगा? वो 1 मिनट के लिए हर रात पानी से बाहर आता है। तुम्हें उसी 1 मिनट में तुम्हें उस पर वो तलवार चला देना होगा और निशाना उसकी गर्दन पर लगना चाहिए। गोपाल मान जाता है और 5 दिन बाद जादुई पेड़ के पास आकर जमीन खोदकर वो तलवार निकालता है और नदी के बाहर उस राक्षस के आने का इंतजार करने लगता है। राक्षस पानी से बाहर आता है। निशाना लगाकर गोपाल तलवार उसकी ओर चला देता है। राक्षस जोर से चिल्लाता है और वहीं उसकी मृत्यु हो जाती है। राक्षस की मृत्यु होते ही पेड़ वापस से हरा भरा बन जाता है और उसकी शक्तियां वापस आ जाती है। गोपाल, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं अपने पुराने रूप में आ गया। ये लो, मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इनाम, तुम्हारे लिए नए जूते। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि मैं तुम्हें वापस पहले जैसा देख पा रहा हूँ। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। गोपाल जूते पाकर बहुत खुश होता है और वहां से चला जाता है।